हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज हम अपने इस कार्यक्रम में जो आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो देश की बहुत ही जानी मानी एक हस्ती हैं जिनके कुंडली का एनालिसिस हम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने ये लगन चार्ट बना हुआ है और ये जिनका लगन चार्ट है, जिनकी ये कुंडली है, उनका मैं आपको नाम बताना चाहता हूं। वे हैं हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी। आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं के हॉरोस्कोप यानी कि उन्हीं के कुंडली के विषय में हम चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि जो ग्रहों की स्थिति है इनकी कुंडली में, उन ग्रहों ने इनको कब कब क्या क्या दिया है, अच्छा या बुरा। दूसरी विशेष बात यह भी है कि आज जो ये चर्चा हो रही है उनके विषय में, उनके इस हॉरोस्कोप को लेकर के, तो आज इस हॉरोस्कोप के माध्यम से आप में से बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा कि जो अमित शाह जी हैं, इनका जो राजनीतिक जीवन है वो बहुत ही कम एज से इन्होंने आरंभ किया था। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। बहुत लोग तो तभी से ही शायद जानते होंगे जब से ये केंद्र की राजनीति में आए हैं या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने या गुजरात की राजनीति में ये जब थे तब से ही लोग इनको जानते होंगे। लेकिन आज आपको ये पता लगेगा, जिनको नहीं मालूम है, कि ये राजनीति में बहुत पहले से हैं, बहुत पहले से। उसकी चर्चा मैं आपसे विस्तार से करूंगा और कब कब इनके जीवन में वो ऐसा क्रिटिकल टाइम आया कि जब इन्होंने दुनिया भर के आरोप इनके ऊपर लगे और कब ये उनसे बाहर निकले, उनसे बरी हुए, कोर्ट ने इनको बरी किया बाइज्जत, और फिर इनका उत्थान शुरू हुआ राजनीतिक। तो वो कौन से ग्रह हैं इनकी कुंडली में जिन्होंने उत्थान और पतन दोनों ही इनके जीवन में इनको दिए हैं। तो आइए, चर्चा करने से पहले आपको यह भी बता दें कि ये जो कुंडली है अमित शाह जी की, ये हमें जो डेटा प्राप्त हुए हैं वो नेट से हुए हैं, उसी के आधार पर यह कुंडली है। और मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जो उनका जीवन काल रहा है अभी तक का, उनके आधार पर कब कब क्या क्या चीजें घटी हैं उनके जीवन में, वो ग्रहों की स्थिति के साथ बिल्कुल मैच कर रही हैं। तो इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जो कुंडली है उनकी मेरे हिसाब से बिल्कुल फिट बैठती है उनके लिए। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं उनकी कुंडली के विषय में। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि आप ये चार्ट देख रहे हैं, उनका लगन चार्ट है ये, और कन्या लगन की ये कुंडली है, क्योंकि यहां पर 6 आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, और छठा जो होता है कन्या राशि होती है। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो इस पूरे लगन के, पूरे हॉरोस्कोप के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं। इस पूरे हॉरोस्कोप को गवर्न करने वाले बुध हैं। अब हम ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं, कौन कौन से ग्रह किस घर में बैठे हैं, कौन से घर खाली हैं, ये इसके विषय में भी आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए, ये प्रथम भाव है लगन भाव, जहां 6 लिखा हुआ है, यानी कि मैंने कहा कि कन्या लगन का ये कुंडली हुआ। तो ये घर खाली है, पहला भाव। दूसरा भाव ये आ गया। दूसरे भाव में यहां पर तुला राशि है, और तुला राशि में सूर्य और बुध की युति बनी हुई है। हालांकि बुध जो है, मैंने जैसा कहा कि लग्नेश हैं, लग्नेश होकर के यहां बैठे हैं अपने मित्र सूर्य के साथ, और बुध आदित्य राजयोग का निर्माण
कर रहे हैं। ये एक राजयोग बहुत सुंदर राजयोग होता है। हालांकि बुध यहां सूर्य के बहुत नजदीक आने से कंबस्ट हो गए हैं, थोड़ा उनका प्रभाव, पावर उनकी कम हुई है, लेकिन राजयोग का निर्माण तो हुआ ही है, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते हम। तीसरा भाव जहां पर वृश्चिक राशि है ये खाली है। चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस, यहां पर धनु राशि है और केतु विराजमान है इस राशि में, इस घर में, चतुर्थ भाव में। यह हुआ पंचम भाव, यहां पर मकर राशि है शनि का घर है ये, और यह भी घर खाली है। षष्ठ भाव, छठा भाव, यह भी शनि देव का घर है, कुंभ राशि है, और शनि देव यहां पर विराजमान है रेट्रोग्रेड कंडीशन में, अपने घर में। अपना घर है उनका, खुद अपने स्वयं के घर में बैठे हुए हैं और वक्री पोजीशन में बैठे हुए हैं। अब आते हैं ये सप्तम भाव, 7th हाउस, जहां पर मीन राशि, ये गुरु बृहस्पति का घर है इस कुंडली में, और ये घर भी खाली है। अष्टम भाव यानी 8th हाउस, यहां पर मंगल की मेष राशि, मंगल उसके स्वामी, और चंद्रमा यहां पर विराजमान है अष्टम भाव में अपने मित्र के घर में। यह है नवम भाव, 9th हाउस, शुक्र का घर है, क्योंकि यहां पर वृषभ राशि है, और वृषभ राशि में यहां पर गुरु बृहस्पति वक्री होकर के विराजमान है। अब आते हैं दशम भाव यानी 10th हाउस, जो कि करियर का हाउस होता है। यहां पर मिथुन राशि है बुध का घर हुआ ये, और बैठे हैं यहां पर राहु, और राहु यहां पर एग्जॉल्टेड कंडीशन में है, और केतु भी यहां पर एग्जॉल्टेड कंडीशन में है। अब आते हैं 11th हाउस यानी कि एकादश भाव, यहां पर चंद्रमा की कर्क राशि है, और मंगल बैठे हुए हैं अपने मित्र राशि में, कर्क राशि में, लेकिन मंगल यहां पर नीच के हो गए हैं, नीच अवस्था में हैं। और अंत में जो द्वादश भाव 12th हाउस है, यहां पर सूर्य का घर है, ये सूर्य की राशि है इसलिए, और सूर्य की राशि में शुक्र बैठे हुए हैं यहां पर। तो ये 9 ग्रहों की स्थिति 12 घरों में से मैंने आपको बताई कौन कहां कहां ग्रह बैठे हुए हैं। अब साथियों, ये तो मैंने ग्रहों की स्थिति आपको बता दी। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कौन से ग्रहों की स्थिति खराब है। अब यहां पर जैसा मैंने कहा, सूर्य बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हुआ है, और बुध क्योंकि यहां पर कंबस्ट हो गए हैं तो इसलिए उनका थोड़ा पावर कम हो गया है। लेकिन सूर्य क्योंकि अपनी शत्रु राशि तुला में है, तो यहां पर सूर्य नीच के हैं। तो एक तो सूर्य इनकी कुंडली में नीच के हैं, दूसरे मंगल इनकी कुंडली में नीच के हैं। 2 ग्रह इनकी कुंडली में पूर्ण रूप से नीच के हैं। अब आते हैं चंद्रमा की बात, हम चंद्रमा की बात करते हैं। देखिए, ये चंद्रमा जो यहां बैठे हैं अष्टम भाव में, ये एकादश भाव के लॉर्ड हैं, कर्क राशि है इनकी यहां पर, और ये यहां के स्वामी होकर के 8th हाउस में बैठे हैं, और मंगल इनके घर में बैठे हैं, ये चंद्रमा के घर में बैठे हैं। चंद्रमा मंगल के में है, मंगल चंद्रमा के घर में है। तो चंद्रमा क्योंकि अपने मित्र घर में है, और आगे वर्ग कुंडली में जाकर के भी इनकी कंडीशन अच्छी है, तो ये वर्गोत्तम है, मतलब अच्छी इनकी मजबूत पोजीशन है। दूसरा, इन्होंने एक बहुत अच्छा राजयोग इनका बना हुआ है चंद्रमा के यहां होने से। यहां पर इन्होंने सुनफा योग बना हुआ है, और सुनफा योग जब किसी की कुंडली में होता है साथियों, तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान होता है, उसकी ख्याति बहुत होती है, बहुत उसको ख्याति प्राप्त होती है अपने जीवन में, धनवान होता है, दुनिया के सारे सुख का वो भोग करता है ऐसा व्यक्ति जिसके कुंडली में चंद्रमा के कारण सुनफा योग बनता हो। और एक थोड़ा सा अशुभ योग भी है। अशुभ योग ये है कि अधम योग का भी निर्माण हुआ है चंद्र के कारण, लेकिन और सूर्य के कारण। लेकिन देखिए क्या होता है कि जब कोई भी हॉरोस्कोप होता है तो उसमें कुछ अशुभ योग होते हैं, कुछ शुभ योग भी होते हैं, या कुछ ज्यादा शुभ योग होते हैं, अशुभ योग कम होते हैं, या अशुभ योग ज्यादा होते हैं, शुभ योग कम होते हैं। लेकिन यहां पर बात देखने वाली यह है कि जब जो भी कुंडली के अंदर राजयोगों का निर्माण हुआ, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि चंद्रमा की पोजीशन बहुत मजबूत है कुंडली में, वर्ग कुंडली में जाए तो
वर्गोत्तम है चंद्रमा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब जब इनके जीवन में चंद्रमा की दशा आएगी तब तब इनका उत्थान होना है और ये अपने जीवन में सक्सेस होंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। और जहां तक करियर का सवाल है, मैं ये भी आपको बता दूं कि करियर के लिए कौन से इनके ग्रह ऐसे हैं जो इनके लिए पूरे जीवन भर सूटेबल रहेंगे, मतलब बहुत इनको सक्सेस दिलाएंगे जब जब उन ग्रहों की दशाएं आएंगी इनके जीवन में। वो कौन कौन से ग्रह हैं? वो हैं साथियों चंद्र, बृहस्पति और शुक्र। ये 3 ग्रहों की जब जब इनके जीवन में महादशाएं या अंतरदशाएं आएंगी तब तब इनको सफलता दिलाएंगी इनके जीवन में। तो बात हो रही थी कि शुभ योग और अशुभ योग, तो मैं अभी उसी बात की चर्चा कर रहा हूं आपसे कि जब जीवन में देखिए कुंडली में कुछ अशुभ योग भी होते हैं, कुछ शुभ योग भी होते हैं। अब जो जितने ज़्यादा हों उनका प्रभाव उतना ही ज़्यादा रहता है जीवन पे उस जातक के। मान लीजिए कि शुभ योग हैं और शुभ योग जिन ग्रहों के कारण हैं कुंडली में, अगर उनमें से किसी भी ग्रह की दशा जीवन में आती है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सब कुछ शुभ शुभ ही होगा। और अगर अशुभ योग कुछ बनाए हुए हैं किसी ग्रह ने या कुछ ग्रहों ने, उनकी जीवन में दशा अगर आपके जीवन में आती है या किसी व्यक्ति के जीवन में आती है तो उसके जीवन में परेशानियां, कठिनाइयां, चुनौतियां, ये सब उसको फेस करना पड़ता है। तो अभी बात मैं कर रहा था आपसे कि देखिए वो ये कर रहा था कि मैंने अभी आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराया है इनकी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनकी मैं शुरुआत करता हूं कब से। किसी भी व्यक्ति की शुरुआत उसके एजुकेशन से ही होती है। तो इनका अगर एजुकेशन का हम देखें इनकी कुंडली में, तो कुछ ग्रह तो नहीं चाहते कि ये प्रॉपर एजुकेशन इनकी होनी चाहिए अपने जीवन में, लेकिन क्योंकि गुरु बृहस्पति की पंचम भाव पर शुभ दृष्टि पड़ रही है तो इनकी जो एजुकेशन है, इनकी जो शिक्षा है, वो डिग्री स्तर से नीचे नहीं होनी चाहिए। इस हॉरोस्कोप के अनुसार डिग्री से इनकी मतलब स्तर से नीचे की एजुकेशन इनकी नहीं होनी चाहिए। कुछ ग्रह तो नहीं चाहते कि इन डिग्री प्राप्त हो, लेकिन गुरु बृहस्पति ने इनको इस योग्य बनाया कि ये डिग्री ले सके एजुकेशन में। तो ये तो एजुकेशन का रहा। अब हम आपको बताएंगे, जैसा मैंने कहा था अभी, कि जब जब इनके जीवन में गुरु बृहस्पति, शुक्र या चंद्रमा, इन तीनों में से जब भी किसी की दशा इनके जीवन में आएगी तो वो भी इनके सफलता का एक तरीके से सूचक है। वो इनको सफलता का मजा चखाएगी। तो देखिए अब क्या होता है, जब इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली, डिग्री ले ली, उसके बाद इन्होंने, उस समय इनकी चल रही थी शुक्र की महादशा। और शुक्र की महादशा में, अभी शुक्र के विषय में आपको बता चुका हूं इनके। तो शुक्र की महादशा में जब इनकी चल रही थी, इनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई, तो क्योंकि ये व्यापारिक मतलब परिवार से हैं, इनके परिवार में व्यापार होता है, इनके फादर, इनके पिताश्री वो व्यापार से ताल्लुक़ रखते मतलब व्यापार था। तो ये एजुकेशन कंप्लीट करके शुक्र की महादशा में ये अपने घर के व्यापार में इन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट इनका हो गया और देखना शुरू कर दिया घर का व्यापार शुक्र की दशा में। अब उसके बाद थोड़े दिन बाद ये किसी कोऑपरेटिव बैंक में भी रहे। जहाँ वहाँ पर रहे तो वो बैंक जो था बहुत लॉस में था, और जब इन्होंने उसका कार्यभार संभाला तो वो लॉस से इन्होंने उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। और भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए उस टाइम पर। और फिर उसके बाद शुक्र की ही महादशा में 18 वर्ष की आयु थी इनकी, उस समय इन्होंने ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में इन्होंने पोजीशन प्राप्त की, जो कि RSS से एफिलिएटेड है ये ABVP। और ये वर्ष था 1987 का, जब शुक्र में बुध की अंतर्दशा चल रही थी इनके जीवन में। और उसी समय इन्होंने BJP भी ज्वाइन की।
और ऐसा नहीं था कि ये अभी शुरुआत की, उससे पहले से ही ये स्टूडेंट लाइफ से ही आरएसएस की शाखाओं से जुड़े हुए रहे हैं। आरएसएस इन्होंने ज्वाइन की हुई थी, आरएसएस में जाते रहे हैं ये शुरू से ही, और बहुत कम एज से। और जैसा मैंने कहा कि 18 वर्ष की एज में जब शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा आती है, बुध क्योंकि लग्नेश है, हालांकि थोड़ी पोजीशन उनकी थोड़ी पावर कम हुई है यहां पर कंबस्ट होने के कारण, लेकिन राजयोग बनाया है अपने मित्र सूर्य के साथ, बुध आदित्य राजयोग। तो इसीलिए शुक्र और बुध परम मित्र हैं, और शुक्र में जब बुध की अंतर्दशा आती है तो इनको एबीवीपी में भी पोजीशन प्राप्त होती है, और उसी वर्ष ये भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन करते हैं। तो ये शुक्रदेव जो है इनको इतना करा करके गए हैं। अब आप ये कहेंगे कि साहब राजनीतिक जीवन इनका कुंडली के आधार पर बनता है क्या? 100% बनता है। इनकी कुंडली के आधार पर अगर हम देखें तो ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक जो राजनीति है इनके जीवन में इनको सूट करेगी, इनके लिए सूटेबल है। ग्रहों के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। जैसे कहते हैं कि कोई भी हम कोई पेशा या कारोबार करते हैं या कोई धंधा करते हैं या कोई नौकरी करते हैं, तो क्या हम हमारी कुंडली में जो ग्रह इशारा कर रहे हैं क्या हम उसी काम को करते हैं? अगर हम कर रहे हैं उसी कार्य को तो हमें उसमें जल्दी सफलता हासिल होती है। यानी कि जो ग्रह कहते हैं, अब इनकी कुंडली में ग्रह कह रहे हैं कि ये राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता इन्होंने प्राप्त की है, वो आपके सामने है। अब इनके जीवन में 23/12/1990 से सूर्य की महादशा आरंभ होती है, जो कि चलती है 23/12/1996 तक, 6 वर्ष के लिए। तो जैसा मैंने कहा कि उससे पहले ये एबीवीपी में पोजीशन प्राप्त कर चुके थे, साथ ही बीजेपी भी इन्होंने ज्वाइन कर ली थी शुक्र की महादशा में। लेकिन अब जब सूर्य की महादशा शुरू होती है, सूर्य क्योंकि नीच के हैं, इनकी कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी होकर के यहां बैठे हुए हैं, तो उस समय 6 वर्ष इन्होंने संघर्ष किया है पार्टी में, कड़ी मेहनत करी है इन्होंने पार्टी के लिए भी, और हर तरीके से राजनीतिक तौर पे संघर्ष किया इन्होंने, मेहनत करी, हार्ड वर्किंग की। और उसके बाद जब इनके जीवन में चंद्रमा की महादशा आरंभ होती है 23/12/1996, तो क्या होता है कि चंद्रमा की महादशा में, जब चंद्रमा की ही अंतर्दशा अभी चल रही थी, 1997 में ये एमएलए का चुनाव जीते, इन्होंने जीता है। और यह सिलसिला 2007 तक चलता रहा इनका, चुनाव जीतने का, और एमएलए बने रहे ये। यानी कि चंद्रमा की जो 10 वर्ष की दशा इनकी निकली 1996 से लेके और 2006 तक, उसने इनका राजनीतिक स्तर काफी अच्छा और उसमें इनको बन गया। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब जब चंद्रमा की दशा और शुक्र की दशा और गुरु बृहस्पति की दशा इनके जीवन में आएगी, निश्चित रूप से इनको सफलता में प्राप्त होगी अपने करियर में, अपने जीवन में। और इन्होंने काफी इसी चंद्रमा की महादशा के दौरान, यानी कि 1996 से लेकर 2006 के बीच में, मैंने जैसा कहा कि ये एमएलए तो जीते ही बनकर, मतलब बने पार्टी में बीजेपी के, साथ ही इन्होंने कई महत्वपूर्ण पद भी इन्होंने एक साथ संभाले हैं, एक से अधिक पद इन्होंने संभाले हैं एट ए टाइम, और बहुत सक्सेसफुल तरीके से इन्होंने उनको मतलब संभाला है, काम किया इन्होंने। अब इनके जीवन में दशा आरंभ होती है मंगल की। मंगल कहां बैठे हैं? यहां बैठे हैं नीच अवस्था में, जैसा मैंने आपको बताया था, एकादश भाव 11th हाउस में नीच अवस्था में मंगल। तृतीय भाव के स्वामी है मंगल, साथ ही अष्टम भाव के स्वामी है, अकारक हैं इस कुंडली में, और अकारक होकर के वो बैठ गए हैं एकादश भाव में नीच के होकर के। तो मैं जैसा कि आरंभ में आपसे कह रहा था कि जब जब जीवन में जिन ग्रहों के द्वारा अशुभ योग बना है कुंडली में, अगर उनकी दशा आती है तो जीवन में परेशानियां, कठिनाइयां, चुनौतियां, सब कुछ व्यक्ति को झेलना पड़ता है। और जब शुभ योग, जो इन्होंने शुभ योग बनाए हुए हैं, अच्छे राजयोग बनाए हुए हैं जिन ग्रहों ने, जब उनकी दशाएं आती हैं, जैसा कि मैंने अभी चंद्रमा के विषय में आपको बताया कि चंद्रमा के विषय में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं कि कितनी अच्छी पोजीशन में है चंद्रमा, वर्गोत्तम है, साथ ही सुल्फा योग बना हुआ है, बहुत बेहतरीन राजयोग होता है ये चंद्रमा का। तो चंद्रमा ने इनको राजनीतिक जीवन में इनको सफलता हासिल कराई, और एक साथ
एक से अधिक महत्वपूर्ण पदों पर ये बने रहे और इन्होंने बहुत सफलतापूर्वक उस पर कार्य किया। तो कहने का मेरा अभिप्राय यही था कि चंद्रमा की दशा ने इनको बहुत कुछ दिया। उसके बाद अब आती है मंगल की महादशा। और मंगल, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि नीच अवस्था में अकारक हैं, इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं है। और जब इनकी दशा आती है मंगल की 7 वर्ष की, 23 दिसंबर 2006 से लेकर के 23 दिसंबर 2013 तक के लिए वो इनके जीवन में आई है। और जब वो रही है इनके जीवन में, इस ड्यूरेशन में इन्होंने अपने जीवन का सबसे वर्स्ट पीरियड इन्होंने देखा है। बहुत संघर्ष इनका रहा है, जरूरत से ज्यादा संघर्ष इनको करना पड़ा। और संघर्ष तो करना ही पड़ा, इनके ऊपर दुनिया भर के मुकदमे, कोर्ट केसेस, ये वो बहुत कुछ चला। यहां तक कि अरेस्ट भी हो गए थे, कुछ टाइम जेल में भी रहना पड़ा इनको। परिवार भी इनका डिस्टर्ब हो गया था बहुत ज्यादा। खाली इन्होंने ही परेशानियां नहीं देखी, इनके परिवार ने भी बहुत परेशानियां उठाई हैं। राजनीतिक जीवन में, मैं राजनीतिक जीवन की बात कर रहा हूं। और यहां तक हुआ जब मंगल की महादशा चल रही थी इनके नीच ग्रह की, तो सोहराबुद्दीन जो केस बहुत मशहूर हुआ गुजरात में, उसमें इनका नाम आया था और उसी के कारण इनको जेल भी हुई। लेकिन अंत में जब मंगल की दशा में शुक्र की अंतर्दशा आती है, शुक्र क्योंकि भाग्येश है, भाग्य के स्वामी है और यहां पर विराजमान है, हालांकि शत्रु के घर में है, सूर्य के राशि में बैठे हैं, लेकिन ये इनका घर इनके लिए बहुत ही मजबूत माना जाता है कि जब शुक्र यहां बैठते हैं तो बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं। और शुक्र और मंगल एक दूसरे से सम है। तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जो शुक्र की जब अंतर्दशा आती है, सब पीरियड आता है मंगल की महादशा में, तो 2012 में इनको बेल भी मिलती है, ये जेल से बाहर आते हैं। उसके बाद एक एक करके जितने भी मुकदमे इनके ऊपर थे, बाइज्जत उसमें से ये बरी होते हैं। धीरे धीरे करके ये 2013 तक ये उसमें से बाहर आ जाते हैं सभी चीजों से। अब जब ये बाहर आ जाते हैं तो उसी समय 2012 में ये फिर चुनाव लड़ते हैं। तो जब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीतते भी हैं ये, दोबारा से फिर ये इलेक्शन लड़े हैं और उसके बाद ये जीते हैं। अब साथियों, मंगल की दशा 2013 में, दिसंबर 2013 में समाप्त हो रही है, हो गई। और जीवन में जितना कुछ परेशानियां, झगड़े, झंझट इन्होंने उठाए हैं, शायद दूसरा कोई व्यक्ति अगर इनकी जगह होता तो मैं तो ये कहता हूं कि शायद वो राजनीति से ही हाथ जोड़ लेता। इतने कष्ट इन्होंने उठाए और सबके सब ऐसे कष्ट थे वो क्योंकि मंगल के कारण हुआ। ये सब मंगल नीच के थे, अकारक हैं, जिन्होंने इनके जीवन को बहुत ही एक तरीके से झंझोड़ कर रख दिया। लेकिन इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि इतनी कुछ परेशानी इन्होंने और इनके परिवार ने उठाई, उसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और अब दशा आरंभ होती है इस राहु की, जो राहु यहां बैठे हैं, एक्सॉल्टेड कंडीशन में यहां बैठे हुए हैं। और मित्रों, राहु किसी की कुंडली में अगर एक्सॉल्टेड कंडीशन में यहां बैठ जाए और जब उनकी दशा आए जीवन में, तो आदमी को फर्श से अर्श पे ले जाते हैं ये। और देर नहीं लगाते रिजल्ट देने में, क्विक रिजल्ट देते हैं, क्विक। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि 23/12/2013 यानी कि बिल्कुल 2013 के अंत में 23 तारीख को दिसंबर की इनकी राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा आरंभ होती है। 18 वर्षों के लिए ये राहु की महादशा आरंभ हुई है 2013 दिसंबर से, जो अभी वर्तमान में भी चल रही है और अभी आगे भी चलनी है। 18 वर्ष के लिए है 2013 से। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कब तक रहनी है। ये रहेगी, मैं बता देता हूं आपको, 2031 तक, दिसंबर 2031 तक। तो देखिए, राहु में जब राहु की अंतर्दशा आती है तो 2014 में अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। राहु ने सबसे पहला काम यही कराया कि इनको पार्टी का प्रेसिडेंट बनवाया। और उसके बाद इन्होंने बहुत सक्सेसफुली इन्होंने काम किया। कई स्टेटों में इन्होंने पार्टी को जितवाया। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने अपनी पार्टी को और आगे ले जाने के लिए और मजबूत करने के लिए, जो कि आज भी कर रहे हैं।
और साथियों, राहु में इनका जो जब ये राहु की अंतर्दशा आई और जब ये बने पार्टी अध्यक्ष, तो ये 2019 तक पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहे। अब राहु में अंतर्दशा आती है शनि की, जो शनि यहां बैठे हुए हैं वक्री होके, और जैसे ही शनि की ये दशा आरंभ होती है राहु की महादशा में, तब इनको गृह मंत्रालय में गृह मंत्री का पद इनको प्राप्त होता है। गृह मंत्री ये बनाए जाते हैं देश के, जो कि आज भी हैं। और अभी जो वर्तमान में इनकी दशा चल रही है राहु में, वो बुध की अंतर्दशा चल रही है, जो कि जून 2024 तक चलने वाली है। और उसके बाद राहु में उच्च के केतु आएंगे जून 2024 के बाद, जो कि जुलाई 2025 तक रहेंगे। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है, इस कुंडली को देख करके, ग्रहों की स्थिति जो मैंने आपसे बहुत डिटेल में बात की है, कि देखिए मंगल की महादशा जो इनके जीवन में 7 ईयर की आई थी, 7 वर्ष के लिए, और जिसने इनको अपार कष्ट इनको झेलने पड़े थे उस दशा के दौरान। ये मैं यहां पर अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं इस कुंडली के माध्यम से, कि अमित शाह जी को अपने जीवन में, आने वाले जीवन में जो समय इन्होंने बुरा देखा और कष्ट उठाए, अब आगे इनको अपने पूरे जीवन में ऐसे कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोबारा उसकी पुनरावृत्ति इनके जीवन में बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे जैसे अब जैसे राहु की महादशा है, देखिए राहु की महादशा मैंने कहा 2031 तक है, जो कि अभी चल रही है। राहु में इस समय जो चल रहे हैं वो बुध चल रहे हैं वर्तमान में, बुध की अंतर्दशा है। बुध भी जो मैंने कहा आपको लग्नेश है, और राहु और बुध परम मित्र हैं। बहुत अच्छा पीरियड इनका इस समय है, चल रहा है, और बहुत इनके लिए काफ़ी सक्सेस वाला पीरियड है, और ये सक्सेस इनकी बनी रहेगी। हाँ, राहु की जो दशा होती है महादशा, इसका जो अंतिम समय होता है, लास्ट जब ये उतरती है, लास्ट के 3 से 4 वर्ष का जो समय होता है, वो जातक को थोड़ा सा परेशान करता है। तो उस समय जब राहु की दशा उतरेगी, यानी कि 2031 दिसंबर में ये उतरेगी इनकी दशा, तो समझ लीजिए कि 2028 से और 31 के बीच का जो समय होगा, वो इनके लिए थोड़ा चुनौतियों वाला समय होगा। थोड़ा चुनौतियां इनके लिए अधिक होंगी, कठिनाइयां भी हो सकती हैं, थोड़ी परेशानियां भी रह सकती हैं। लेकिन फिर मैं दोबारा अपनी बात को यहां पर रिपीट कर रहा हूं कि जैसा समय इन्होंने गुजरात में रहते हुए उस मंगल की महादशा के 7 वर्षों में देखा, 5-6 वर्षों में, 7 वर्ष की दशा थी, शुरू के 5 वर्षों में, 5.5 वर्षों में जो इन्होंने समय देखा, ऐसा जीवन में इनको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। अब वो समय निकल चुका, पुरानी बात हो गई, अब उसकी पुनरावृत्ति नहीं। अगर किसी के दिमाग में ये बात है कि दोबारा कहीं फिर वही अमित शाह जी का पीरियड आएगा, कोई अगर इस बात का इंतजार कर रहा है, तो उसको भूल जाना चाहिए, दिमाग से उसको ये अपने निकाल देना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत मजबूत है। अब इनको ग्रह कहीं, इसके बाद जब राहु की महादशा समाप्त होगी, तो इनके जीवन में बृहस्पति की, गुरु की 16 वर्ष की दशा आएगी। और मैं इस बात को बहुत पहले कह चुका हूं, जब मैं अपनी चर्चा आरंभ कर रहा था, कि इनके जीवन में जब जब चंद्रमा की दशा, गुरु बृहस्पति की दशा और शुक्र की दशा आएगी, इनको अपने करियर में सक्सेस मिलेगा, ये सफल होंगे। तो राहु की जब 2031 में दशा उतरेगी, तो 16 वर्ष की गुरु बृहस्पति की दशा आरंभ होगी। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अब इन्होंने आगे चलना है, अब पीछे वाला समय इनके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारे देश के गृह मंत्री जी को, कि वो इसी तरह से और देश के लिए, देश में सेवा करते रहें और अच्छे अच्छे काम इसी प्रकार करते रहें। तो साथियों, ये जो चर्चा थी आज की, ये हमने माननीय अमित शाह जी के हॉरोस्कोप के माध्यम से आपके साथ की है। मैं आशा करता हूं कि ये चर्चा आपको बहुत पसंद आई होगी, और जिन व्यक्तियों को अमित शाह जी के प्रीवियस लाइफ के बारे में भी जानकारी नहीं थी, आज उनको भी उनके प्रीवियस लाइफ के विषय में भी जानकारी प्राप्त हो गई होगी इस चर्चा के माध्यम से। तो अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं, वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप समय अनुसार उन सब का लाभ प्राप्त कर सकें।
तो देखिए, अगर आपके मन में भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, जिज्ञासा है पूछने की, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपने प्रश्न। हमारी कोशिश होती है कि हम आपके प्रश्नों का शीघ्र से शीघ्र उत्तर दें, लेकिन किसी कारणवश अगर आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता है तो जो हमारे नंबर नीचे चल रहे हैं, आप इन नंबरों पे डायल कर सकते हैं। हमारे स्टाफ से आपकी बातचीत होगी और उनके बातचीत से आप आगे बात को मतलब हमसे मिलने के लिए संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी आपके मन में जिज्ञासा है, जो भी आपका प्रश्न है अपने जीवन से जुड़ा हुआ, वो अपनी कुंडली के माध्यम से उसका हल हमारे द्वारा आपको प्राप्त होगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।